तो आखिरकार योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की घड़ी आ गई। 5 तारीख यानी कि कल ये मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। शाम के 5 बजे ये विस्तार हो सकता है और कौन कौन से चेहरे और कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल होंगी हम ये आज समझेंगे। ये भी जानिए कि कैसरगंज का ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने उस सीट का ऐलान नहीं किया है। तो क्या नाराज होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह? आखिर कौन सा फॉर्मूला कैसरगंज में काम करेगा ये भी समझेंगे। और आखिर में जानिए कि शिवपाल यादव बदायूं से तो लड़ेंगे, लेकिन उम्मीदवारी के बाद भी वो आज तक वहां क्यों नहीं गए। ये तीनों खबरें आज विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। जी हां, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है 5 मार्च, कल यानी कि मंगलवार को ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जो वक्त तय किया गया है वो शाम के 5 बजे का है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब ये लगभग तय है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम है वो बहुत वक्त से राजनीतिक फिजाओं में तैर रहे हैं। जी हां, ओम प्रकाश राजभर जो लगातार पिछले कई महीनों से इस मंत्रिमंडल विस्तार के दावे करते आ रहे थे और हाल में उन्होंने यूपी तक को बोला था कि जब तक वो मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, तब तक जो चुनाव की अधिसूचना है वो जारी नहीं होगी। तो खैर, उनकी ये बात सही निकलती दिख रही है। कल ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। आरएलडी को इस कैबिनेट में 2 जगह मिलने की उम्मीद है, यानी कि 2 लोग उनके इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और राजपाल बालियान उनके सबसे सीनियर नेता और विधायक दल के नेता हैं। राजपाल बालियान, उनका नाम सबसे ऊपर है, माना जा रहा है वो भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जबकि एक राज्य मंत्री और मिल सकता है आरएलडी को, जिसमें एक नाम अशरफ अली का है और एक नाम प्रदीप गुड्डू का है। अब इन दोनों में से कोई एक योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तीसरे नाम को अगर हम देखें तो वो बीजेपी के कोटे से हैं और कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी इस मंत्रिमंडल में शामिल होती है तो दारा सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से उसमें पहले नाम के तौर पर होंगे। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को बीजेपी ने अखिलेश यादव के पाले से अपनी ओर खींचा था, क्योंकि पूर्वांचल उसे साधना था। 2022 में बीजेपी अगर पूर्वांचल में बुरे हाल में गई, बुरा प्रदर्शन की, तो उसके पीछे इन 2 नेताओं का बड़ा रोल माना जा रहा है। पर चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया था और इस अंजाम देने के साथ ही तय हो गया था कि ये दोनों नेता बीजेपी में आएंगे। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आ गए, लेकिन अगर आप देखें तो दारा सिंह चौहान को 2 चीजें मिली। एक, उन्हें पहले तो घोसी से विधानसभा का टिकट मिला उपचुनाव में, जो उन्होंने खुद अपनी सीट छोड़ी थी, लेकिन वो हार गए। उनके हारने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेजा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें कल मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि बीजेपी उन्हें लेकर के आई है तो उन पर 2 बार बीजेपी ने दांव लगाया है। एक बार दांव हार गई और दूसरी बार उन्हें अपने तरफ से दे दिया। तो 2 चर्चाएं हैं। एक चर्चा है कि अगर बीजेपी शामिल नहीं हुई तो सिर्फ 3 मंत्री शामिल होंगे, ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के 2 मंत्री। लेकिन अगर बीजेपी शामिल हुई तो उसमें दारा सिंह चौहान का नाम सबसे आगे होगा। उसके अलावा 2 और नाम बीजेपी की तरफ से चल रहे हैं कि कुल 6 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। 2024 में सामाजिक समीकरणों को देखते हुए, यानी कि पूर्वांचल और पश्चिम, जहां 2022 में बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट लगा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने दोनों को साधने की कोशिश की है। आरएलडी हाल में बीजेपी के साथ आ चुकी है। एक दिन पहले ही अमित शाह के साथ और जेपी नड्डा के साथ तस्वीरें खिंचाकर जयंत चौधरी ने इसकी जो कहते हैं कि औपचारिक एनडीए में आने का ऐलान भी हो गया और अब उनके 2 लोग मंत्री बन सकते हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे बीजेपी अपने इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए और कैसे अपने कुनबे को बढ़ाकर
पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को लाकर, पश्चिम में जयंत चौधरी को लाकर उसने 2024 को लगभग साध लिया है। तो यह मंत्रिमंडल विस्तार सहयोगियों के लिए है। हो सकता है इसमें बीजेपी के भी कुछ नेताओं की लॉटरी खुल जाए, लेकिन वो नेता कौन होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। कई नाम यूं तो फिजा में हैं, कई नाम अखबारों में आ चुके हैं। आकाश सक्सेना का नाम है जो कि रामपुर से विधायक हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह का नाम है जो कि कभी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। अब देखना यह है कि आखिर मंत्रिमंडल में और कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। कल की इस मंत्रिमंडल विस्तार पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन 2024 के लिए ये बीजेपी का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब अगली खबर। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट पर बीजेपी ने अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया है। 51 सीटों में कैसरगंज की सीट नहीं है। यूं तो कई सीट नहीं है। वरुण गांधी की सीट नहीं है, मेनका गांधी की सीट नहीं है, वीके सिंह की सीट नहीं है। बहुत सारी सीटें अभी अधर में लटकी हुई हैं और उसी अधर में लटकी हुई सीट ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज भी है। तो क्या सचमुच कैसरगंज की सीट पर बीजेपी कैंडिडेट बदल देगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से बीजेपी नाराज है? और अगर बदलेगी तो किसे देगी? ये सवाल इस वक्त इस अवध की इस सियासी फिजा में घूम रही है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन एक बात साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उस इलाके में अपनी सियासत, मजबूत दमदार सियासत के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी कम से कम ब्रजभूषण शरण सिंह को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकती कि उनका असर उस इलाके के कई सीटों पर है। आंतरिक तौर पर वो योगी आदित्यनाथ के दुर्विरोधी भी हैं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी भी हैं। ऐसे में आखिर उनका अगर सीट कटेगा, अगर उनका उनसे सीट हटेगा तो उसकी वजह क्या है? जान लीजिए, कुछ वक्त पहले पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से महिला पहलवानों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ एक आंदोलन किया और उन पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए, यौन शोषण तक के आरोप लगे और तब बहुत बैकफुट पर आए थे ब्रजभूषण शरण सिंह। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच हुई और जांच में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल किया है। तो बहुत मुमकिन है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न मिले, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट दिया जाए, लेकिन टिकट अपने मन से बीजेपी बांट दे। दरअसल ये बात इसलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जब जब बीजेपी में रहे हैं तब वो बीजेपी के लिए कई जिलों पर असर डालते रहे हैं, फायदे में रहे हैं। जब बीजेपी से उन्होंने रिश्ता तोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ लपक लिया था और आज भी उनकी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के दूसरी पार्टियों में भी जिसे कहते हैं उन्हें लेने की होड़ जैसा है। अखिलेश यादव ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की खुलकर आलोचना नहीं की। ठीक है, उनके वो जरूर खड़े रहे महिला पहलवानों के साथ, लेकिन सभी को ब्रजभूषण शरण सिंह में एक राजनीतिक कैच नजर आता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ये टिकट ब्रजभूषण शरण सिंह के मर्जी से ही देगी। यानी कि अगर ब्रजभूषण को नहीं मिलता है तो फिर उनके परिवार में किसी को, खास करके उनके बेटे का नाम चर्चा में है, उन्हें ये टिकट, ये सीट दी जा सकती है। इसके अलावा अगर परिवार से भी नहीं मिला तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह को तय करने को छोड़ा जा सकता है कि वो किसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। खैर, अब देखना है कि उस सीट पर ऐसे होता क्या है, लेकिन जिस दमदार तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी वहाँ राजनीति की है, उनके लिए दूसरे दावेदार भी बैठे हैं। हालांकि हाल के दिनों में जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और एक तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसे हाईजैक कर लिया था, उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसने बहुत कह सकते हैं कि आयरन हैंड से उसे डील किया और न सिर्फ उनके जो शैडो उम्मीदवार हैं जो जीते थे,
उन्हें एक तरीके से बाहर किया, बल्कि एक एडहॉक कमिटी बना करके पूरी की पूरी कुश्ती की जो कुश्ती संघ है उसको चलाने का ऐलान कर दिया। तो एक बड़ा झटका था ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें झटका दिया है महिला पहलवानों के मामले में, क्योंकि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली ऐसी भी जगह की जो राजनीति है, जो जाटों की सियासत है, वो बीजेपी वो प्रभावित हो रही थी और बीजेपी उस पर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को पहले राउंड में टिकट नहीं दिया जाना, ये एक मैसेज है कि बीजेपी उस चीज को बर्दाश्त नहीं करती जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे थे। यानी वो आर्म ट्विस्टिंग को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, इतना जरूर लगता है कि उनके मन का उम्मीदवार जरूर दिया जाएगा। खैर, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर, अब आपको बताते हैं बदायूं सीट का हाल। जी हां, बदायूं की सीट पर बीजेपी ने अपने किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं और बहुत लोगों को उम्मीद थी कि उनका टिकट भी फाइनल हो जाएगा और उनका नाम भी होगा, लेकिन 51 लोगों की सूची में उनका नाम नहीं आया। यह तो हुई बीजेपी की बात। अब अखिलेश यादव ने जो किया वो भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने वहां से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को टिकट दे दिया है। यानी कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं बदायूं से। लेकिन हाल यह है कि कैंडिडेट अनाउंस हुए हफ्ते 10 दिन के आसपास होने को है, लेकिन शिवपाल यादव जो कि बहुत ही सधे हुए और मजे हुए राजनेता हैं, वो अभी तक बदायूं नहीं गए। यानी कि अगर किसी के टिकट का ऐलान हो जाए और वो अपने चुनाव क्षेत्र में ना जाए, ये थोड़ा चौंकाता है। उधर टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संघमित्रा मौर्य जमी हुई हैं और हर दिन पार्टी के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं और पार्टी से पूरी तरीके से खुद को जुड़ा हुआ बता रही हैं, दिखा रही हैं और किसी मूल जो भाजपाई काडर है उससे कहीं ज्यादा अपने को वहां का बतौर सांसद वो जता रही। लेकिन आखिर शिवपाल यादव क्या ये मान चुके हैं कि नहीं, अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं है और वो बैठे बैठे जीत जाएंगे? क्योंकि अगर टिकट ऐलान हुए इतना वक्त हो गया तो आखिर उन्हें जाना चाहिए था। दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव ने एक तरीके से चाचा के लिए अपनी सीट खाली कर दी है। हालांकि जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन उन्होंने अपने समर्थकों से कुछ बातें जरूर की थी, शायद मन में कुछ बात रही होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अब चाचा को जिताना है, क्योंकि चाचा ही प्रत्याशी हैं, यानी कि शिवपाल यादव ही वहां से प्रत्याशी हैं। चर्चा तो यहां तक है कि उन्होंने चाचा शिवपाल यादव से अपील भी की है कि अब आप आएं और चुनाव लड़ें, पूरा हमारा सहयोग रहेगा। लेकिन एक तरफ शिवपाल यादव बदायूं नहीं गए हैं अभी तक, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव ने भी खुद को समेट रखा है। वो सैफई में है और फिलहाल डिंपल यादव के चुनाव में लगे हुए हैं। तो बदायूं इस वक्त एक तरीके से कहा जाए तो न तो वहां के नेता के तौर पर अपने को स्टैब्लिश कर चुके धर्मेंद्र यादव हैं और ना ही शिवपाल यादव गए हैं। तो क्या इस सीट को लेकर अभी भी समाजवादी पार्टी के भीतर कोई दुविधा है? क्योंकि अखिलेश यादव तक ये खबर तो जरूर आई होगी कि धर्मेंद्र यादव इस फैसले से खुश नहीं है। निश्चित तौर पर वो पार्टी के सबसे लॉयल और परिवार के सबसे लॉयल सदस्यों में है। अगर कोई सबसे आखिरी व्यक्ति होगा जो लॉयल्टी के स्तर पर जाएगा तो वो धर्मेंद्र यादव होंगे। तो क्या बदायूं को लेकर के कोई और प्लान है? अखिलेश यादव ने फिलहाल दोनों सीटें यानी कि आजमगढ़ और कन्नौज दोनों को रोक रखा है। आजमगढ़ को उन्होंने अपने मुफीद बना लिया है जब से गुड्डू जमाली को उन्होंने शामिल कराया है, और कन्नौज में उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। तो क्या कोई सीटों में चेंजेस हो सकते हैं? जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अभी तक वहां का रुख नहीं किया है, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है कि सीटों में कुछ अदला बदली हो जाए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव भी एक तरीके से भीतर ही भीतर नाराज हैं और फिलहाल वो बदायूं नहीं जा रहे। उधर चाचा वो भी नहीं जा रहे। तो आखिर होगा क्या? लेकिन क्या बीजेपी ने ये भांप लिया है कि शिवपाल यादव के खिलाफ कोई दूसरा चेहरा लाना पड़ेगा?
और क्या यही वजह है कि संघमित्रा की सीट को रोक दिया गया है? अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं और अगर क्या 99% वही लड़ेंगे जिसकी उम्मीद है, क्योंकि उनका नाम घोषित हो चुका है, ऐसे में क्या बीजेपी किसी बड़े और दूसरे चेहरे पर सोच रही है? बहुत मुमकिन है। और ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि शिवपाल यादव के खिलाफ बीजेपी भी घेराबंदी बड़ी और मजबूत तरीके से करेगी, इसलिए हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य के इस टिकट को उस वजह से रोका गया हो। बहुत इंटरेस्टिंग होगा बदायूं का चुनाव, और बदायूं के चुनाव के पहले बीजेपी का टिकट, क्योंकि शिवपाल यादव के सामने बीजेपी किसी बड़े चेहरे को उतारना चाहेगी। पिछली बार रामगोपाल यादव निशाने पर थे जब फिरोजाबाद से बीजेपी ने एक तरीके से शिवपाल यादव को ही आगे रखा था, हालांकि वो लहर में बीजेपी ही जीत गई। इस बार इस सीट पर बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस ना करे, बीजेपी के से ये सीट थोड़ा डिफोकस रहे, ये भी एक समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, और खासकर शिवपाल यादव की, क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्टियों के लिहाज से बीजेपी में उनके संबंध काफी बेहतर हैं। मुख्यमंत्री से भी वो बहुत बेहतर संबंध रखते हैं। ऐसे में उनकी सीट को लेकर क्या होगा, कब वो बदायूं जाएंगे, कब वो चुनाव प्रचार करेंगे, इस पर अब धीरे धीरे बातें उठने लगी हैं और लोग दबी जुबान से चर्चा करने लगे हैं। क्या वही चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव सीट बदलेंगे? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त बदायूं की सियासत में तैर रही हैं। अब देखना यह है कि होता क्या है। क्या संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलता है या फिर शिवपाल यादव के सामने कोई दूसरा बड़ा चेहरा आता है? तो ये थी आज की खबरें। आज का यूपी में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।